ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से विमुख है भारतीय जनता पार्टी से। अब वो उसका फायदा उठाना चाहती है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो आपदा है, इसमें एक बड़ा अवसर उनको भी मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है और राजनीतिक तौर पर चहलकदमी भी बढ़ रही है। मायावती खास तौर पर अपनी पार्टी को आगे लाने और मुद्दे उठाने में लगी हुई हैं और ब्राह्मण समाज जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताया जा रहा है उसको लुभाने में लगी है। अब पिछले 22 दिनों में हम देखेंगे तो 3 बार मायावती ने जिक्र कर दिया है ब्राह्मण समाज का। तो क्या मायावती को एक राह नजर आ रही है, सूरज की किरण नजर आ रही है उस समुदाय के वोट बैंक में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको, आपके दर्शकों को भी जी। सर, मायावती जो कि दलितों की सबसे बड़ी नेता है, जाटवों की सबसे बड़ी नेता है, वो ये कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज पर अत्याचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। तो इसको किस तरह से देखा जाए? अगर दलितों की सबसे बड़ी नेता ब्राह्मणों की पक्षधर बन रही हैं, तो इसके पीछे वजह सियासी है या कुछ और भी है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें मायावती जी की जो सरकार रही है, जो 5 साल उनकी सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक की, उसमें मायावती जी 5 साल सरकार में रही और ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान मिला। उसमें सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में एक मैसेज देने में कामयाब रही कि ब्राह्मणों, पिछड़ों और दलितों की सरकार है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी के पार्टी में यही आपके ब्रजेश पाठक भी थे उस टाइम, तो बहुजन समाजवादी पार्टी में। तो इस बात पर यहाँ तक तो वो ठीक है, लेकिन अब उनको 10 साल के बाद ब्राह्मणों की याद आई है और उनकी कुंभकर्णी नींद खुली है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी सियासत दिखाई दे रही है। और सियासत ये है कि अभी ब्राह्मणों की बात तो दूर है, उनका जो अपना कोर वोटर है पिछड़ा और दलित, वही उनसे छिटकता जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी में चला गया और पिछले लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया कि वो घोर विरोधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चला गया। तो इससे मायावती जी को लगता है कि मामला अभी बहुत गंभीर है और अब वो उनको वापस लाने के लिए और खास दूसरी जातियों का भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मणों को भी वापस अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। और कोशिश वो इसलिए कर रही है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से विमुख है भारतीय जनता पार्टी से, अब वो उसका फायदा उठाना चाहती है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो आपदा है, इसमें एक बड़ा अवसर उनको भी मिल सकता है। तो वो उस अवसर को तलाश रही है। इसी के तहत वो अपने पार्टी कार्यालय शनिवार को पहुंची थी, वहां पे उन्होंने मीटिंग ली और वहां पे उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों को कैसे वापस लाया जाए। इसी में तड़का लगाने के लिए एक नया आजकल मामला वहां पे चल रहा है। जिस प्रकार से वो घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उस पे भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी या सरकार से विमुख है कि सरकार उस पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं ले रही है। हालांकि हमारी जो जानकारी है उसमें यह है कि जो फिल्म के निर्माता है पांडे जी हैं, वो भी उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है सरकार को और माफी भी मांगी है और उस पर विचार चल रहा है कि क्या किया जाए। दूसरा, मनोज वाजपेयी जी भी अभी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं कि फिल्म का टाइटल बदला जाए या ना बदला जाए या क्या हो, उस पर विचार अभी चल रहा है। तो ये जो एक मामला गर्मा गर्म है, तो मायावती जी भी इस आग में अपने जो मक्का के जो वो होते हैं दाने, उनको भूनने का कोशिश कर रही है कि चलो भाई, जिसको कहते हैं भट्टी चढ़ी हुई है तो हम भी अपने दाने भून लें। तो उनको भी एक स्वर्णिम मौका मिला हुआ है और इस मौके को मायावती भी बुलाना चाहती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मायावती जी को एकाएक याद आई है, याद आने का सीधा सीधा कारण ये है कि अगले साल के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मायावती जी की पार्टी जिस प्रकार से एक हिसाब से शून्य पे खड़ी हुई है, एकमात्र विधायक हैं
जहाँ कभी 4-4 बार ये प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और उस प्रदेश में उनका मात्र एक विधायक होना, और ऊपर से ये भी मैं तो ये कहता हूँ कि वो विधायक भी पार्टी का विधायक नहीं है, अपने बलबूते जीत के आने वाला विधायक है। तो ऐसे में मायावती जी देख रही हैं कि पार्टी का अस्तित्व कैसे बचाया जाए और पार्टी को दोबारा रेस में कैसे लाया जाए, क्योंकि आज मायावती के ऊपर भी चौतरफा हमले सियासी भी हो रहे हैं और रणनीति के तहत भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के समाज के एक युवा चंद्रशेखर रावण उनको भयंकर टक्कर दे रहे हैं और भयंकर उनको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक पहुंचा चुके हैं। जिस प्रकार से उनका संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है, जिस प्रकार से वो लोकसभा जीत के आज लोकसभा के सांसद हैं, और कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है, दलितों के खिलाफ कोई मामला होता है तो इस पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और मायावती जी कई बार खाली ट्वीट करती है और कई बार तो ट्वीट भी नहीं करते, तो ऐसे में मायावती को घेरने का मौका चंद्रशेखर को मिल जाता है, जिसका नुकसान मायावती को काफी हद तक हुआ है। तो उस नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी मायावती जी ने अपनी एक्टिविटी शुरू की है, इसीलिए उनको ब्राह्मणों की याद भी इस समय आई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणों को याद करते करते अपने जो कोर वोटर है उनको नाराज कर लें, या फिर इस तरह की जो एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं ऐसे पोस्ट देख रहा हूं, इस तरह के पोस्ट जो है इस समय जो है सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसमें एक तरफ चंद्रशेखर है, एक तरफ मायावती जी हैं। चंद्रशेखर ट्वीट कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को संवैधानिक तौर पर जो है अनुच्छेद जो है 243D6 के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। राज्य मंत्री को ओपी राजभर को पत्र लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है मायावती का वो ट्वीट है जिसमें वो घूसखोर पंडित को लेकर बातचीत कर रही हैं। तो और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है, देखो बहुजन समाज के लोगों कौन तुम्हारे साथ है और कौन हकमारी करने वालों के साथ में। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि मायावती कहीं ना कहीं अब आपके साथ नहीं रही है, चंद्रशेखर जो है बहुत बड़े नेता है, वो आपके साथ में है क्योंकि आपके हक की वो बात कर रहे हैं। तो मायावती को कहीं ये उल्टा ना कर जाए, बैकफायर ना कर जाए, ये जो कर रही है मायावती फिलहाल के लिए। देखो हिमांशु, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर एक रणनीति भी कर रहे हैं और सियासी जो पैतरेबाजी है वो भी वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उनको भी मालूम है कि अगर सबसे पहले तो मायावती को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसके बाद अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचना है तो उनको भी कहीं ना कहीं दूसरे सियासी दलों का जो है साथ लेना पड़ेगा, जो सहारा लेना पड़ेगा। तो वो भी अभी क्या है कि अभी वो शुरुआती स्थिति में है और वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कहीं ना कहीं इस तरह से जोड़ के, इस तरह से करके मायावती जी को कमजोर किया जाए सियासी तौर पे और उसका फायदा सीधा सीधा उन्हें मिले, क्योंकि वो भी उसी रणनीति पे चल रहे हैं। जिस प्रकार से मायावती शुरुआत में अकेली इस हैसियत में नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना ले, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनको एक बड़ा मौका मिला था और वो मुख्यमंत्री बनी थी और अगली बार वो फुल फ्लैश फिर सत्ता में आ गई थी। तो उसी रणनीति पर चंद्रशेखर चल रहे हैं। चंद्रशेखर का मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पर्दे के पीछे से भी कई सियासी ताकतें उनके साथ खड़ी हुई हैं जो चाहती हैं कि मायावती को समाप्त किया जाए या विपक्ष को किस प्रकार से निपटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी मुझे आशंका है कि पर्दे के पीछे भी कई सारी रणनीति चंद्रशेखर कर रहे हैं ताकि मायावती को डैमेज किया जा सके, क्योंकि जब तक मायावती डैमेज नहीं होगी तब तक चंद्रशेखर सरसब्ज नहीं हो पाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर को खड़ा होना है तो मायावती का समाप्त होना ही उनके लिए सियासी तौर पर सबसे जरूरी है। तो मायावती क्या इतनी आसानी से समाप्त होंगी? क्या मायावती को इतने आसानी से रास्ते से हटाया जाएगा? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी मायावती के पास 10 से 12% कोर वोट है, लेकिन वो उस वोट के भरोसे कब तक खड़ी रहेंगी, उस वोट के भरोसे वो कब तक पार्टी का अस्तित्व बचाए रखेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से हम उनकी सियासी रणनीति देख रहे हैं पिछले 10 साल से, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो उसमें वो बहुत अच्छा उनका कोई रणनीतिक फैसला या बहुत अच्छी कोई राजनीतिक तौर पर रणनीति उत्तर प्रदेश में या देश में नहीं रही है। क्योंकि बीच बीच में जब भी ये मौका आता है तो उन्होंने वो अपने भतीजे को लॉन्च करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर कभी उनको पार्टी से निकाल देते हैं।
तो ये एक मैसेज जनता में जाता है और उनके वोटरों में जाता है कि मायावती जी अत्यधिक दबाव में हैं और वो किसी दबाव में काम कर रही हैं, और यहाँ तक उनके ऊपर आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो उससे उनकी पार्टी को काफी हद तक नुकसान हुआ और जिसका फायदा चंद्रशेखर को मिला। तो चंद्रशेखर आज की डेट में काफी मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज ये है कि राजनीति में नए नए युवा आते रहते हैं, नए नए वोटर आते रहते हैं, पुराने वोटर पीछे चले जाते हैं, नया नया सिस्टम आता रहता है। तो आज के युवा नेता चंद्रशेखर हैं, ना कि मायावती। मायावती पुरानी नेता हैं। अब पुराने नेताओं का अगर पूरे भारत में आप जो है एक विश्लेषण करेंगे, चाहे शरद पवार को ले लीजिए, चाहे लालू यादव को ले लीजिए, चाहे पटनायक को उड़ीसा में ले लीजिए, चाहे आप जो है ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट में अगर आप पुराने नेताओं को लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक सियासी तरीके से पिछड़ते दिखाई देते हैं। तो क्या मायावती ऐसे सिस्टम में क्या राजनीति में आगे आ पाएंगी, या चंद्रशेखर जैसे युवा मायावती को साइड पर धकेलते हुए इस राजनीति सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, ये बहुत बड़ा सियासी वार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए, मायावती अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए, और चंद्रशेखर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इस लड़ाई में मायावती जी कहाँ खड़ी है, किस हैसियत में खड़ी है, इसका आकलन करना भी उनको बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती जी बहुत बड़ा कोई, अगर ब्राह्मणों को साथ ले भी लेते हैं, कितने ब्राह्मण उनके साथ आएंगे? कुछ भी हो, इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज अलग होता वो मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कल को कोई परिस्थितियां बदल जाए, कल को कोई नई चीज आ जाए, वो बात अलग है जी। अच्छा, ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश तो वो कर ही रही हैं, क्योंकि पिछले 22 दिनों में 15 जनवरी से अगर देखें 7 फरवरी तक ब्राह्मणों का जिक्र किया, सार्वजनिक तौर पर किया। तो ऐसे में वो ये समझ तो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी इस वक्त है उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि अब दिन ज्यादा बचे नहीं है। मायावती जी एक्टिव भले ही नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो पूरी ताकत के साथ इस बार भी 27 का चुनाव भी लड़ेंगी? हालांकि अगर इस बार नहीं लड़ेंगी तो फिर क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है बीएसपी का। लेकिन अगर वो फुल फ्लेज लड़ने नहीं आती हैं तो फिर इस बार खेल खत्म ही है क्या उनका राजनीति में? नहीं, देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका सिस्टम रहा, उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ी, लगा नहीं कहीं कि वो अपनी सरकार बनाने के लिए या अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अग्रेसिव, जिस तरह से मायावती को जाना जाता है, अग्रेसिव होके पहले चुनाव लड़ती थी। चाहे आप 2017 का चुनाव देखें, चाहे 2019 का चुनाव देखें, चाहे 2022 का चुनाव देखें आप, और चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव देखें, तो मायावती जी बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रही हैं, अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहती हैं। इस तरह का हमें कहीं दिखाई दिया नहीं है। तो 2027 में वो बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप देखें जिस प्रकार से 2024 के इलेक्शनों से पहले उन्होंने तैयारी की थी और उनके भतीजे ने रैलियां करनी शुरू की थी, और रैलियों में उन्होंने इस तरह के भाषण देने शुरू किए थे कि लोग सक पका गए थे और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ते में आ गई थी। और उसके कुछ दिन के बाद ही उनको अपने भतीजे को रैलियों से वापस ले लेना, उनको जो है स्टार प्रचारक की सूची से हटा देना, और बाद में फिर पार्टी से उनको निकाल ही देना। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है, और उन्होंने जो है उसको पार्टी से बाहर निकाला है, आकाश आनंद को। तो अगर इसी तरह की चीजें हैं तो ऐसा 2027 में क्या नया हो जाएगा जो मायावती जी कर लेंगी, और आकाश आनंद को वो दोबारा से कमान सौंपेंगी, आकाश आनंद को दोबारा से आगे बढ़ाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी फिलहाल नहीं है। और अगर आगे बढ़ाती हैं फिर वापस नहीं लेंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जो वोटर है वो भी सत्ते में है, वो भी उवा पोह की स्थिति में है वोटर, कि बहन जी क्या करेंगे अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम चाहे चंद्रशेखर हो चाहे बाकी लोगों, उनकी एक क्लियर कट एजेंडा है
कि हमें पार्टी को आगे लेके चलना है। और आपका वोटर बुरे वक्त में चाहता है कि आप उसका साथ दें, क्योंकि 2-3 घटनाएं जो बड़ी हुई हैं दलितों की उत्तर प्रदेश में, उसमें मायावती जी मुखर होकर आगे नहीं आई है, मुखर होकर नहीं बोली है। तो दलित समाज में भी एक इस प्रकार का मैसेज गया है कि मायावती जी वो पुराने वाली मायावती नहीं रही, जबकि उनके उलट चंद्रशेखर रावण जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, वो दलितों की आवाज उठाते हैं, स्पोर्ट पे भी उठाते हैं और पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तो लगता एक है कि ऑप्शन मिल गया है। एक नेता को चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, और जब वो नेता चुनाव लड़ता है तो फिर एक अलग हवा बनती है। मायावती जी चुनाव लड़ने में पीछे क्यों रहती है? मैंने ये देखा, मैं उनका भी पूरा देख रहा था, अब तक उन्होंने जितने चुनाव लड़े हैं। 2004 में लोकसभा सीट से जीती थी अम्बेडकर नगर, फिर उसके बाद राज्यसभा चली गई, फिर 12 तीसरी बार जो है राज्यसभा में रही, 2017 में इस्तीफा दे दिया। चुनाव तो उन्होंने लड़ा ही नहीं। अब जब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी सीट पर भी आप जहां से, क्योंकि आप इतनी बड़ी नेता हैं, हार तो आप जाएंगे नहीं, और आपकी जीत बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी। तो चुनाव ना लड़ना क्या बीएसपी की एक मतलब किनारे होती जो सियासत है उसकी एक वजह है, मायावती जी का चुनाव ना लड़ना? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें किसी भी नेता को, किसी भी बड़े नेता को, छोटे नेता को, मैं एक किसान की तरह देखता हूं। किसान जब तक अपने खेत में मेहनत नहीं करेगा, अपनी अच्छी फसल नहीं बोएगा, उसमें खाद पानी नहीं देगा, तब तक किसान किसान नहीं बन पाएगा, और किसान ना मुनाफा कमा पाएगा, ना अपना अस्तित्व बचा पाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी नेता को देखते हैं, ज्यादातर जो बड़े नेता होते हैं उनके अपने क्षेत्र होते हैं, उनके अपने उनका अपना एक क्षेत्र होता है जहां से वो चुनाव लड़के आते हैं, जहां पर उनका दबदबा होता है। देश के किसी भी बड़े नेता की आप बात कीजिए, अगर आज के उदाहरण के तौर पे हम मोदी जी को ही देखें, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बनारस से चुनाव लगातार तीसरी बार लड़के आ रहे हैं, वहां पे वो खाद पानी देते रहते हैं, उनकी टीमें लगी रहती हैं अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, और बीच बीच में वो दौरा भी करते हैं। किसी भी आप गोरखपुर लीजिए, योगी आदित्यनाथ को लीजिए, दूसरे किसी भी जयंत चौधरी हमारे इधर है, वेस्टर्न यूपी उनके लिए मुफीद है, अखिलेश यादव के लिए उनका अपना क्षेत्र है। तो तमाम नेताओं के अपने क्षेत्र होते हैं। मायावती जी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां पे उनका अपना खेत है और उसमें वो सियासी फसल उसमें उगा रही हो, ऐसा कोई क्षेत्र उनके लिए नहीं है। चंद्रशेखर रावण जहां से जीत के आए, उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना सीट ली है, वहां पे वो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, अभी भी लगातार वो अपने क्षेत्र को मजबूत बनाए हुए हैं। तो जब तक आप अपने क्षेत्र को मजबूत नहीं बनाएंगे, देखिए किसान फसल बोता है, मौसम में असमय बारिश हो जाती है, आंधी तूफान आती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, कई बार उसकी फसल तबाह हो जाती है, वो दोबारा मेहनत करता है और दोबारा फसल उगा के फिर खड़ा करता है, और वो मौसम से भी लड़ता है, परिस्थितियों से भी लड़ता है, प्रकृति से भी लड़ता है। उसी तरह से मैं इसको राजनीति को भी मानता हूं कि राजनेता जो है, बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं। वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। बहुत इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, मतलब इतिहास में भी अगर हम देखें तो मायावती भले ही कहीं से चुनाव हार गई हूँ, उसके बाद वो चुनाव लड़ी नहीं है, उसके बाद वो राज्यसभा चली गई, राज्यसभा में भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, बीच में इस्तीफा दे दिया था विमुख होकर किसी बात पे। जी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना तो किसी भी नेता के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो चुनाव से भाग रहा है तो इसका मतलब वो खुद भी समझ चुका है कि उसको कहीं ना कहीं संशय इस बात का है, कहीं चुनाव ना हार जाए। अगर चुनाव हार जाए तो सोनिया गांधी बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो लगातार चुनाव लड़ती रही, हालांकि अब तो राज्यसभा में है, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ती रही और अपने क्षेत्र से जीतती भी रही। राहुल गांधी चुनाव हार गए, लेकिन सोनिया गांधी चुनाव नहीं हारी, ये बहुत बड़ी बात थी। मायावती जी को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में 27 में उतरना चाहिए, कोई ना कोई सीट पकड़नी चाहिए। मुझे लगता है उनकी पार्टी के लिए या फिर उनके जो वोटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं, ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति आपको करनी है तो चुनाव तो आपको लड़ना ही होगा, भले ही आप चुनाव हारे चुनाव जीते। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन उससे क्षेत्र के लोग आपसे जुड़े रहते हैं और वही आपकी असली खेती है, असली सियासी खेती है, उसी पे तो आप सियासत करेंगे। अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो सियासत किसके लिए करेंगे? तो मुझे लगता है कि मायावती जी बहुत सीरियस अभी पार्टी को लेकर नहीं है,
तो वो किसी तरह अपना टाइम गुजार रही है और उनको लगता है स्वतः ही कुछ होगा। तो मुझे लगता नहीं है अभी मायावती के बारे में कुछ भी कहना, मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी हो सकता है हम कुछ और महीने इंतजार करके कुछ नई चीजें उनकी देखें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्या राय इस विषय पर, मायावती क्या आगे आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं? क्योंकि 27 में करो या मरो जैसी परिस्थिति है। इसमें अगर बीएसपी कुछ कर गुजरती है तो फिर तो अस्तित्व बचेगा, नहीं तो जिस तरह से कहा जा रहा है बीएसपी का अंत और निकट आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।